अच्छा जी, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम मान लेते हैं लेट्स से 1 किलोग्राम है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मान लेते हैं कि हमारे पास कॉपर है। दूसरी तरफ एक और ऑब्जेक्ट मौजूद है और ये ऑब्जेक्ट भी 1 किलोग्राम है और ये सपोज कर लेते हैं कि वाटर है। ठीक है जी, ये आपका आयरन है और ये आपका वाटर है। दोनों का मास जो है वो सेम है, हम उसको कहेंगे यूनिट मास है। एक ही यूनिट में मास मौजूद है, एक ही जैसा मास मौजूद है। हमने डिफरेंस नहीं रखा है मास में किसी भी किस्म का कोई भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ थर्मामीटर को अटैच कर देते हैं। मैंने जो आपका फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसके साथ भी थर्मामीटर अटैच कर दिया है और जो सेकंड वन है इसके साथ भी कर दिया है। अच्छा, जो दो ऑब्जेक्ट जनरली हमारे पास मौजूद हैं दोनों का मास जो है वो 1 kg और दोनों के साथ हमने क्या करा है, थर्मामीटर को अटैच कर दिया। ठीक है जी, अब थर्मामीटर जो रीडिंग शो कर रहा है, हम सपोज कर लेते हैं कि जो थर्मामीटर फर्स्ट शो कर रहा है वो इसकी शो कर रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और क्योंकि दोनों इन्वायरमेंट में मौजूद है तो इसका टेम्परेचर भी कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों ऑब्जेक्ट को हीट अप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो पता ये चलता है कि आपका जो आयरन है इसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, पहले। और थोड़ी देर के बाद जो आपका वाटर है उसका टेम्परेचर भी 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब आयरन का टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो हम इसको हीट देना स्टॉप कर देते हैं, हम मज़ीद हीट इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हमने जो हीट दी उसका मकसद 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना था, दैट्स इट। इसी तरह जब हम वाटर की बात कर रहे थे तो वाटर को भी हमने कब तक हीट अप किया, जब तक उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ जाता। तो इसका मतलब हमारा जो टारगेट था वो ये था कि यूनिट मास यानी कि एक जैसे मास का हम जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन है। जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो तो सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में सेम होता है। तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता कि हम सेंटीग्रेड में सॉल्व कर रहे हैं या टेम्परेचर के अंदर चेंज इन टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। बात यह है कि 1 डिग्री का चेंज आ रहा है, चाहे वो आपके पास 1 डिग्री का चेंज आ रहा है चाहे वो आपके पास आयरन में हो या फिर वाटर में हो। तो ऐसे टेम्परेचर के चेंज को, ऐसी हीट को जिसकी वजह से 1 डिग्री टेम्परेचर का चेंज हो आता है, जो हमने हीट प्रोवाइड करी है इस हीट को स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा। किसकी? आयरन की। फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो 200 जूल हीट लेके 1 डिग्री को चेंज कर लेता है और वाटर जो है वो 4200 हीट लेकर जो है वो चेंज कर लेता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो ये जो हीट आपकी कहलाएगी ना, ये आपकी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट, जो कि 1 किलोग्राम वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए यूटिलाइज हुई है। इसके अलावा अगर हम हीट देते रहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ता रहेगा। लेकिन जब हम स्पेसिफाइड करेंगे, हम कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट की, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ों को मेक श्योर करना होगा। नंबर वन, हमें यूनिट मास लेना है, फिक्स मास लेना है, या 1 किलोग्राम हो या 1 ग्राम हो। और हमें ऑब्ज़र्व करना है सिर्फ उस वक्त तक जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ नहीं जाता। वो आपका कहलाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल या दैट सब्सटेंस या दैट ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ज़रा डेफिनेशन के एतबार से इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिक्वायर्ड रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास मतलब कोई फिक्स मास हमने लेना है, ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और सेल्सियस। चाहे 1 केल्विन का चेंज आ जाए चाहे 1 सेल्सियस का चेंज आ जाए, बात तो एक ही है। बात कैसे एक है कि मैंने आपको बताया था, चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेंटीग्रेड में हो, चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में हो, दोनों में हमेशा आपका क्या रहता है, सेम रहता है। अभी शुरू हुई है क्लास जी। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट हम देते हैं उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब ज़रा जनरल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और मैं उसको हीट कर रहा हूँ, तो मास के बढ़ने से हीट पर क्या असर होगा कि अगर 1 किलोग्राम मास, यानी कि सपोज़ कर लेते हैं मेरे पास एक गिलास है पानी का,
और एक जो है वो पूरी बाल्टी है पानी की। तो किसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए? तो जाहिर सी बात है जो गिलास है पानी का वो जल्दी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ कर लेगा, जबकि जो आपकी बाल्टी है पूरी पानी की वो जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो इससे ये पता चलता है कि मास के बढ़ाने से आपकी हीट भी बढ़ जाती है, आपको हीट भी ज़्यादा देनी पड़ती है 1 डिग्री बढ़ाने की। तो दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या बनता है? डायरेक्ट रिलेशन बनता है कि द हीट सप्लाइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ टेम्परेचर की, तो हीट तो टेम्परेचर वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने का जो रीज़न है वो हीट ही होती है। अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब इन द सेकंड इक्वेशन यू कैन से दैट डेल्टा क्यू द अमाउंट ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। अब हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ चुकी हैं। पहली वाली है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी वाली है आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद जो फॉर्मेट आएगा आपके पास वो आएगा डेल्टा क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम क्या लाते हैं? इक्वल्स टू का साइन लाते हैं। तो इक्वल्स टू के साइन के साथ एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट सी आया है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला बनता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। और इसी फार्मूले से हम इसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है? फॉर एग्जांपल डेल्टा क्यू की बात करें तो डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को और हीट की यूनिट होती है जूल डिवाइडेड बाय एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। और डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर चाहे सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही स्टैंडर्ड में होंगे। अब सेंटीग्रेड हालांकि स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन डेल्टा टी में वो स्टैंडर्ड ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेल्टा टी सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम होता है। तो हमने कह दिया कि केल्विन के अंदर आपका सेम रहेगा या सेंटीग्रेड मान लो तब भी सेम रहेगा। तो ये स्पेसिफिक हीट की क्या बन गई? एसआई यूनिट बन गई। ये वो हीट होती है जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी पर्टिकुलर मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो आपका स्पेसिफिक हीट कहलाती है। जब हम बात करते हैं गैस की तो यहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम ये आती है कि गैस जो है वो मास से कैलकुलेट नहीं की जाती। हम गैस को जनरली नंबर ऑफ मोल से मेजर करते हैं। अगर हमें इक्वल रखना है, हम नहीं चाहते जैसे 1 किलोग्राम हम सब्सटेंस का ले रहे हैं ना, लेकिन अगर गैस का आप चाहते हैं कि आपके पास इक्वल अमाउंट आए तो आप गैस का 1 मोल लेगा। क्योंकि एवोगाड्रोस ने जो हमें बात बताई थी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था कि एवोगाड्रोस ने कहा था कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और अगर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है और दोनों गैसेस के आपके पास 1 मोल मौजूद है, 1 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और 1 मोल ही आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये इस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। और 1 मोल ऑक्सीजन में भी कितने हो गए? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। यानी अगर आपके पास 1 मोल किसी भी गैस का होता है तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, यानी कि हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने आइटम होते हैं, तो हमेशा उनकी क्वांटिटी जो होती है वो सेम होती है। तो 1 पर्टिकुलर मोल। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक हीट जब गैस की बात की जाती है तो उसे हम फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं, बजाय इसके कि हम उसे स्पेसिफिक हीट कहें। चेंज कुछ नहीं है, बस चेंज ये है कि हम पहले मास को कांस्टेंट रख रहे थे, अब हम नंबर ऑफ़ मोल को कांस्टेंट रखेंगे। 1 मोल गैस ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल गैस ले लेंगे ऑक्सीजन, और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जैसे ही जाएगा हम कहेंगे इसकी स्पेसिफिक हीट है। तो सिर्फ क्या चेंज आएगा? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 किलोग्राम से 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हो जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required rising a temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin or Celsius is called molar specific heat। स्पेसिफिक नहीं कहलाती, ये क्या कहलाती है? मोलर। असल में कॉपी पेस्ट में शायद ये मोलर नहीं आया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब इसके अंदर जो डायरेक्ट रिलेशन बनेगा वो मोल का बनेगा। इफ़ अ बॉडी ऑफ अ मास नहीं होगा, इसको भी काट देना, इसकी जगह आप लिखना इफ़ एन नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस, हम किसी गैस को कंसीडर करें और उसके एन नंबर ऑफ मोल हमारे पास मौजूद हैं, तो वो अगर एब्जॉर्ब करता है, इस तरह सब्सटेंस की जगह भी हम गैस लिख सकते हैं। ठीक है, वो डेल्टा की अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हीट अगर 1 मोल गैस का मौजूद है तो उसे हीट करो
10 मोल गैस का मौजूद है, उसे हीट करो तो टेम्परेचर ज़्यादा मोल होगा, तो आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिस तरह मास के है बिल्कुल इसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोल के हैं। और सेकंड वन तो आपके लिए बिल्कुल सेम है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों इक्वेशनों को हमने कंबाइन करा तो हमारे पास यहाँ पर भी कांस्टेंट आया। ये जो कांस्टेंट आया ये सी नहीं है, बल्कि इसको हम सी भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली ये कांस्टेंट आपका कहलाता है एम सी, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, इसकी यूनिट क्या होगी, तो किलोग्राम का चेंज आएगा। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। अब हम मास को ले नहीं रहे, हम ले रहे हैं मोल को। और जब आप मोल को कंसीडर करते हैं तो फिर जो यूनिट है मोल की वो मोल ही होती है। तो जनरली इसकी यूनिट बन जाएगी, हीट की यूनिट है जो एन नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी यूनिट मोल है। और डेल्टा टी की यूनिट चाहे आप केल्विन ले लें चाहे आप सेंटीग्रेड ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डेल्टा टी है। तो ये आपके पास यूनिट बन जाएगी किसकी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये हमारे पास दो टाइप्स की होती है, उसकी भी एक वजह है। देखिए मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने 1 मोल गैस का लिया है इस कंटेनर में, और एक और मेरे पास सपोज करो सिलेंडर मौजूद है, इसमें भी 1 मोल गैस मौजूद है। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। तो आप कहोगे दोनों का मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट सेम होगा, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ हीट देने से ये जो है आपका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा लेगा। ऐसा ही है ना, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे। तो इसके ऊपर जो है वो प्रेशर रखा हुआ है 1, और इसका जो वॉल्यूम है वो मैंने कर दिया है फिक्स। इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, फिक्स हो चुका है। ये जो वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर आइसोकोरिक प्रोसेस अप्लाई होगा क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। और इसके ऊपर कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा, इस पर प्रेशर फिक्स है तो इसके ऊपर आइसोबेरिक प्रोसेस अप्लाई होगा। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में जो हम हीट सप्लाई करते हैं उसका फार्मूला क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू। और आइसोकोरिक प्रोसेस में हम जो डेल्टा क्यू अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होता है, वो डायरेक्टली डेल्टा यू के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि भाई ये जो ऑक्सीजन है जिसको हम O2 कह रहे हैं, इसको हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू करी, तो आपके हिसाब से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा 1 डिग्री, पहले किसका होगा, जो आपके पास कांस्टेंट प्रेशर की सिचुएशन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस कह रहे हैं, इसमें आपका टेम्परेचर पहले इंक्रीज़ हो जाएगा या आइसोकोरिक में इंक्रीज़ हो जाएगा, किस प्रोसेस में 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बात समझ में आती है कि भाई आइसोकोरिक में ऐसा होगा। अगर आपसे मैं पूछूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जा रही है, और इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ होगा। तो मैं आपसे पूछूँ, बताओ इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली विद द फर्स्ट वन या फिर कम होगी। हाँ अब्दुल सही है। इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि थोड़ी सी हीट देने पे इसने अपना 1 डिग्री बढ़ा दी, और उसी को तो स्पेसिफिक हीट कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। और इसकी स्पेसिफिक हीट जो होगी सी पी वो ज़्यादा होगी, इसको हमें काफ़ी देर तक टेम्परेचर देना होगा क्योंकि कुछ जो है वो वर्क डन में जाए और कुछ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है, तो इसका 1 डिग्री देर से इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट है वो दो हो गए। गैस के मोलर स्पेसिफिक हीट की दो टाइप्स हो गई। वो ये कहेगा कि इवन दो आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट की और मोलर स्पेसिफिक हीट की और गैस के लिए बात करें, लेकिन आपको ये वेरीफाई करना होगा कि आप मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें या एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट उसी गैस का कुछ और होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे उसी गैस का जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो कुछ और होगा। तो इसीलिए अब हमारे पास उस फार्मूले को दो फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन के एंड में आपने कह देना है कि हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे थे वो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे थे, या हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे थे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे थे। तो आपकी जो लास्ट की लाइन है वो ऐड हो जाएगी, बाकी तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी भाई, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। हम इसे एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऑब्जर्व करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? सी पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला भी इवन सेम रहेगा, कोई फार्मूले में चेंज नहीं आएगा। सिर्फ हम ये कहेंगे जो हमने हीट प्रोवाइड करी है वो कांस्टेंट प्रेशर पे करिए, और जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट आए वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे आए। ये दो चीज़ें आपकी अलग होंगी, बाकी सब सेम होंगी। ठीक है जी। अब अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है, तो मैं आपसे कहूँ बताएं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी? तो भाई पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, बस हम ये कहेंगे कि हम जो ऑब्जर्वेशन ले रहे थे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे थे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो फिक्स है आपका पी, जिसको प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाएगा वी वॉल्यूम में। तो ज़रा अगला आप देख लें। हाँ जी, वाह वाहिब रियाज। So the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 Kelvin at constant volume is called molar specific heat at constant volume Cp। इसका भी फार्मूला आपके सामने मौजूद है जो कि बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या दो चेंजेस आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि साथ नीचे सिविक्स में वी लिखा हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दी थी, और सी पी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कम होगी कंपैरेटिवली विद द कांस्टेंट प्रेशर। ये मैंने आपको बता दिए थे बहुत पहले। अच्छा, अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जिसे हम कहते हैं जर्नली कि ऑब्जर्वेशन के लिहाज से हीट आपकी यूटिलाइज हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास आइस मौजूद है, ठीक है, और आइस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने इसको हीट करना शुरू किया। अगर मैं आइस को हीट कर रहा हूँ और थोड़ी सी भी आइस मौजूद है उस पानी में जिस जो आइस पिघल के हीट बन रही है, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। नो इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा तो ये हीट जो मैं दे रहा हूँ ये कहाँ ज़ाया हो रही है? मेरी हीट इतनी सारी मैं दे रहा हूँ, ये सब आप कह रहे क्या बर्बाद हो रही है? उसका तो टेम्परेचर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा। हम हीट देते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो क्या हीट लॉस हो रही है? तो हीट तो है भाई एनर्जी। अगर हीट जो है वो आपकी गायब हो जाए तो हम इसको मान नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर वन। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो हीट दे रहे हैं ये एनर्जी है, और एनर्जी तो ज़ाया होती नहीं है, तो फिर ये एनर्जी यकीनन कोई और काम कर रही होगी। टेम्परेचर बढ़ाने में तो ये नाकाम हो गई, ऑल दो कि डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो गई, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में बुरी तरह नाकाम है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो आप दे रहे हैं सॉलिड को, जो कि आपकी आइस है, और वो अपनी स्टेट को चेंज करके क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। तो इस काम में ये अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहा है। इसके मॉलिक्यूल्स बहुत करीब थे जब ये सॉलिड था, इन्होंने हीट होना शुरू हुआ, इनकी वाइब्रेशन बढ़ी तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का देना शुरू करा और ये एक दूसरे से दूर हो गए। तो जो एनर्जी हमने दी वो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है उसके अंदर इनको स्टेट को चेंज करने में कन्वर्ट हो रही थी, यानी कि जो इनकी स्टेट थी वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रही थी? लिक्विड में। तो इसका मतलब ये हुआ हीट एनर्जी आपकी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी, ज़ाया नहीं हो रही थी, बर्बाद नहीं हो रही थी। हाँ, टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हीट आपकी बर्बाद हो रही है। हो सकता है कि हीट कहीं और यूटिलाइज हो रही है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारी हीट जो है वो कहाँ चली गई? वो स्टेट को चेंज करने में चली गई। अब ऐसी हीट को हम स्पेसिफिक हीट तो कह नहीं सकते भाई। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि स्पेसिफिक हीट के लिए तो शर्त ही है कि वो हीट जिससे 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो जाए। इसको अगर स्पेसिफिक हीट नहीं कह सकते तो उसको अलग नाम देना होगा, तो इसका नाम होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहते हैं उस हीट को कि जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिट मास को प्रोवाइड करें जिससे उसका टेम्परेचर हरगिज़ चेंज ना हो, टेम्परेचर वही रहे जो उसका टेम्परेचर था, हाँ बस उसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाए। Amount of heat required to change of a unit mass of a substance without changing the temperature is called latent heat। इसकी एक मिसाल मैं आपको और दे सकता हूँ कि अगर मेरे पास पानी मौजूद है और मैंने उसको बॉईल कर दिया और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, अब मैं आपसे बोलूँ बताओ मैं इसको और हीट दे रहा हूँ तो क्या ये और बॉईल होगा? क्या इसका टेम्परेचर 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है? वाटर का टेम्परेचर 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है? कभी भी नहीं।
ये एवोपरेट होकर उड़ जाएगा लेकिन अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। तो इसका मतलब अब ये क्या कर रहा है, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो फिर स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद दोबारा से टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है और स्टेट चेंज होना शुरू हो जाती है। 101 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, ये हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो इसीलिए लैटेंट हीट की हो गई दो टाइप। एक टाइप जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, और दूसरी टाइप क्या होगी जब हम लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। ठीक है, इसी के एतबार से अगर हम दो टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूज से निकली, जैसे कि आपका सॉलिड जो है वो फ्यूज़ होकर मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होगी जिससे आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा, मेल्ट हो रहा होगा, और उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा होगा, टेम्परेचर उसका वही रहेगा। तो इन दैट केस आपके पास जो हीट होगी उसका फार्मूला बनेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास, जितना मास उसका चेंज हुआ है, इंटू एच एफ, जो कि स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। लेकिन यहाँ पर डेल्टा टी नहीं आ सकता, तो वो नहीं आएगा, बस ये डिफरेंस है। फार्मूला बाकी सेम है, एक कांस्टेंट आया और मास आया, डेल्टा टी नहीं आया, वो आ भी नहीं सकता भाई। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं सकता जब तक स्टेट पूरी तरह चेंज ना हो जाए। तो ये जो हीट आपकी कहलाती है इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज हो रही हो, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हर ऑब्जेक्ट के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो कांस्टेंट है वो अलग होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की यूनिट की बात की जाए तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी यूनिट क्या होती है जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है किलोग्राम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर किलोग्राम। ये किसकी यूनिट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की यूनिट है। अब अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इसके अंदर सॉलिड से लिक्विड के बजाय लिक्विड से गैस में हो रही है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। तो डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ लें, फार्मूला वगैरह आप देख लें, इसमें गलती है ये नहीं है, इसका है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एच वी वेपराइजेशन के लिए, और एच वी आपका बराबर होगा किसके, एच वी आपका बराबर होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम के, और अगर सी यूनिट निकाले तो क्या हो जाएगी जूल पर किलोग्राम। तो अब हीट के बारे में हमें यहाँ दो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। नंबर वन, हीट दो तरीके से यूटिलाइज हो सकती है। एक तो टेम्परेचर को चेंज करने में, वो हीट जिससे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, और वो हीट जिससे किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है उससे हम कहते हैं लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट का काम करती है, और मोलर स्पेसिफिक हीट की दो टाइप्स होती हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कम होती है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट है वो ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में सारी की सारी हीट टेम्परेचर को चेंज करने में जा रही होती है, इसलिए टेम्परेचर जल्दी चेंज हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में दो टाइप्स होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होते हैं, जबकि वेपराइजेशन में हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, हीट हमारी यहाँ यूटिलाइज हो रही होती है। अब इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे पास एक और मज़ीद कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज और थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक बॉक्स है, और ये जो बॉक्स है आपका ये आइसोलेटेड है, इसके अंदर से हीट ना बाहर जा सकती है ना हीट अंदर आ सकती है। यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट मौजूद है मेरे पास जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी जगह के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसका टेम्परेचर जो है वो मान लेते हैं कि कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ज़ाहिर है दोनों इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, और अब होता क्या है कि ये जो है वो इन्वायरमेंट में हीट लॉस करता है, ये अंदर इन्वायरमेंट बाहर कहीं नहीं, ये हीट लॉस करता है, और ये हीट जो है वो क्या करता है, गेन करता है। ठीक है जी, एक ऑब्जेक्ट जो है हीट लॉस कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो हीट गेन कर रहा है। कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक इस इन्वायरमेंट में ऐसा होता रहेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर एक नहीं हो जाता। तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है सपोज कर लेते हैं, और ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है, तो इसका टेम्परेचर कन्वर्ट होके हो जाता है कितना, लेट्स से
32 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 वाले का भी कन्वर्ट होकर कितना हो जाता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर होगा, क्योंकि अब दोनों पूरी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना हो चुका है 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, तो ये टेम्परेचर कहलाता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, TE से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोनों ही ऑब्जेक्ट अपने आप को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपने टेम्परेचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एक इंक्रीज़ कर रहा होता है, एक डिक्रीज़ कर रहा होता है, डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है हीट हमेशा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो होती है। तो इसी वजह से जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑब्जेक्ट है वो हायर कंसनट्रेशन रखता है इस वक्त इन्वायरमेंट में, तो वो लॉस करेगा। 25 वाला जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि डेल्टा टी ए कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना हुआ है, और डेल्टा टी बी कितना हुआ, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट ये कितना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये टी ए है, और इसको मैं मान लेता हूँ टी बी है। इसका टेम्परेचर टी ए है इनिशियल, इसका टेम्परेचर टी बी है, और दोनों का फाइनल टेम्परेचर टी ई हो गया। तो मुझे बताएं डेल्टा टी ए कितना होगा और डेल्टा टी बी कितना होगा। हाँ जी, कितना होगा कोई बताएगा? इसमें क्या देने वाले हैं, टेस्ट में ये वाला न्यूमेरिकल्स आएगा, ये मैं करा रहा हूँ। 68 एंड 75, एक जवाब आया 68 एंड 75। सवाल ही नहीं उठता, इतना ज़्यादा कैसे कर लिया। अरे भाई खान क्या कर रहे हो, डेल्टा टी निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर। जो ए का टेम्परेचर है वो 100 से 32 पर गया है, तो इसको निकालेंगे, 100 को माइनस करेंगे 32 से। जो बी का टेम्परेचर है वो उल्टा गया, 32 से 25 हुआ है, हमेशा ज़्यादा से छोटे को देखते हैं, तो इसके अंदर माइनस करेंगे 32 को 25 से। ये चेंज इन टेम्परेचर है ना। बी का टेम्परेचर क्या हो गया फाइनल 32, ए का टेम्परेचर फाइनल क्या हो गया 32। इसका इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था, इसका इनिशियल टेम्परेचर कम था। तो हमेशा जब माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। इतना भगा रहे हैं सर, मुझे नहीं, क्या नहीं आ रहा, इतनी आसान सी बात समझ में नहीं आ रही। चलो दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये है मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर जो है वो सपोज कर लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ऑब्जेक्ट को कोई नाम देना है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को कह दिया लेट्स से ये है ऑब्जेक्ट सी, और इस ऑब्जेक्ट को कह दिया ऑब्जेक्ट डी। मैंने आपसे पूछा बताएं ऑब्जेक्ट सी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, तो आप कहेंगे टी सी। ऑब्जेक्ट सी का जो टेम्परेचर है वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्जेक्ट डी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है टी डी, वो है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद हैं। तो अब ये हीट एक्सचेंज करेंगे। हीट हमेशा एरिया ऑफ अ हायर कंसनट्रेशन से एरिया ऑफ अ लोअर कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो करती है, तो हीट आपकी इस तरह फ्लो होना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को मिला लें, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो फाइनल टेम्परेचर है वो हो जाता है लेट्स से 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जब भी आप चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, या इनिशियल में से फाइनल को माइनस करते हैं, चेंज तो इसी तरह निकाला जाता है। लेकिन एक्चुअल वे में जब टेम्परेचर का चेंज निकाला जाता है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो मैंने आपसे पूछा बताएं इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो इसका था 100, और 100 से अब कितना हो चुका है पूरे सिस्टम का 39। तो इसका टेम्परेचर का चेंज निकालने के लिए हम 100 को माइनस करेंगे किससे 39 से। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे बोलूँ ये तो टेम्परेचर हो गया सी का चेंज। अब मैं आपसे पूछूँ नहीं मुझे टेम्परेचर डी का बताओ कितना चेंज हुआ है, तो ज़रा डी के दोनों टेम्परेचर देखो। डी का पहले था टेम्परेचर 27, और अब क्या हो चुका है 39। तो कितना चेंज आया 39 को 27 से माइनस करके निकालेंगे, तो 39 माइनस 27, तो ये कहलाएगा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दी सी, ऑब्जेक्ट सी, एंड दिस वन इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट डी। इसमें से क्या मुश्किल बात है समझने वाली?
हाँ जी अब्दुल्ला, क्लियर है? अब्दुल्ला आगे चलें। पेपर 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 क्या करोगे, पेपर का खाओगे? अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, कि लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज किसे बोलते हैं। देखो, हमेशा जब भी इन्वायरमेंट के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होगा तो एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा जो हीट को लॉस कर रहा होगा, और एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या कर रहा होगा, हीट को गेन कर रहा होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट हीट को लॉस कर रहा हो, एक ही ऑब्जेक्ट हीट को गेन कर रहा हो सकता है एक ऑब्जेक्ट लॉस कर रहा हो तो दो ऑब्जेक्ट गेन कर रहे हो, या दो ऑब्जेक्ट लॉस कर रहे हो तो एक ऑब्जेक्ट गेन कर रहा हो। ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। लेकिन जनरली लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज आपका ये कहता है कि हीट एनर्जी कभी भी ज़ाया नहीं होती। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी हीट लॉस कर रहा है तो एट द सेम टाइम वही हीट कोई एब्जॉर्ब कर रहा होगा और हीट गेन करेगा। तो हीट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ये एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी फॉर्म है कि हीट एनर्जी है और एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इसकी मदद से हम करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आज 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्व करवाने थे। टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी था क्योंकि इसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल थे। जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए ना, ये आपके मैट्रिक क्लास के टॉपिक है, बस सेकेंड ईयर के टॉपिक नहीं। ये तो बहुत बेसिक है जो मैट्रिक क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ के टॉपिक थे, बस जस्ट रिकॉल कर रहा था। असल जो है वो आपका न्यूमेरिकल है जो हमें आज सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल आपका क्या है कि न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि हमारे पास एक 2 किलोग्राम आयरन ब्लॉक है, ठीक है। ये इसमें मुझे पहला मास दिया हुआ है ना। अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जिसका मास दिया हुआ है, तो मैंने इसको अपने डेटा के अंदर सपोज कर लिया कि मेरे पास है M1 और इसका मास कितना है, 2 किलोग्राम, ठीक है जी। इस टेकन फ्रॉम फर्नेस वेयर इट्स टेम्परेचर वॉज 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर है जिसको मैंने 1 कहा है, इसका टेम्परेचर को भी मैं T1 कहूँगा। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 650 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अभी अभी इसको मिट्टी से निकाला गया। एंड प्लेस ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, और इसको हमने ले जाके रख दिया लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस पे। इसका क्या मतलब है कि सपोज कर लेते हैं ये ब्लॉक ऑफ आइस है। आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर मैंने इसको ला के रख दिया, इस आयरन के ब्लॉक को, ठीक है। जैसे ही मैंने इस आयरन के ब्लॉक को ला के रखा, ठीक है, क्या हुआ, कहता है कि अज्यूमिंग दैट ऑल द हीट गिवन बाय आयरन, जो हीट इसने लॉस करी, आयरन लॉस करेगा ना हीट, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, आयरन जो है वो हीट लॉस करेगा, इज़ यूज टू मेल्ट द आइस, वो सारी की सारी इसको मेल्ट होने में चली गई, यानी कि आपकी आइस मेल्ट हो गई। तो यहाँ पर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज तो लगता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज तो लगेगा, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कहता है कि एक ऑब्जेक्ट हीट लॉस कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट हीट गेन कर रहा है, ये याद रखना पड़ता, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ लेट्स से इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, T2, और वो हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप आयरन ब्लॉक को आइस में रखेंगे तो एट द एंड वो टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ होते होते किसके बराबर हो जाएगा, आइस के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं इतनी आइस मौजूद है कि आइस मेल्ट ही हो जा रही है, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो सकता। तो आपसे पूछता है बताओ कितनी आइस मेल्ट हुई होगी, यानी कि M2 मास ऑफ द आइस कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी आइस आपकी मेल्ट हुई होगी। तो अगर हम यहाँ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज की बात करें तो गलत नहीं होगी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो वो हीट लॉस कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, हीट को गेन कर रहा है। लेकिन जो हीट लॉस कर रहा है वो हीट लॉस किस कॉन्सेप्ट के लिहाज से कर रहा है, स्पेसिफिक हीट के लिहाज से कर रहा है या लेटेंट हीट के लिहाज से कर रहा है। जो हीट को गेन कर रहा है वो हीट को कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, लेटेंट हीट में इस्तेमाल कर रहा है या स्पेसिफिक हीट में इस्तेमाल करना है, उसी के हिसाब से आप फार्मूला लगाते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा डेल्टा Q1, और इसके लिए मैं कहूँगा डेल्टा Q2, यानी कि डेल्टा Q1 वो हीट है जो लॉस हो रही है, डेल्टा Q2 वो हीट है जो गेन हो रही है। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि Q1 क्या हो रहा है Q1 में, तो Q1 में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 650 से 0 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो स्पेसिफिक हीट का लगेगा।
असल फार्मूला देखना होता है कि हीट का कौन सा फार्मूला लगाएंगे। हीट के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक स्पेसिफिक हीट का, दूसरा लेटेंट हीट का। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हमें सिचुएशन क्या दी गई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी स्टेट चेंज हो रही है, आइस की जो हीट गेन कर रहा है वो अपनी स्टेट को चेंज करने में हीट यूटिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना होगा लेटेंट हीट का। तो इसका मतलब Q1 में जो फार्मूला पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट का, और Q2 के लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, लेटेंट हीट का लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि दोनों फार्मूले चेंज क्यों हुए, दोनों जगह एक जैसे फार्मूले क्यों नहीं लग सकते। पेन मैंने चेंज कर लिया। उसका रीज़न है कि एक जगह स्टेट चेंज हो रही है तो दूसरी जगह टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो अब देखें डेल्टा Q1 के लिए जो मैं फार्मूला लगाऊंगा वो लगाऊंगा MC डेल्टा टी। रीज़न क्या दूंगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और डेल्टा Q2 के लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, इसके लिए मैं लगाऊंगा MHF, क्योंकि यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। अब ज़रा उसी चीज़ को देखते हैं कि Q1 बराबर है Q2 के, तो इसका मतलब M1C1 डेल्टा टी बराबर है M2HF। अब ये वैल्यूज़ जो हैं कांस्टेंट की, ये आपको गिवन होगी। मास तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या निकालना है, आपने मास 2 निकालना है, कितनी आइस मेल्ट हुई है, तो HF को डिवाइड में भेज देते हैं। तो फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू M1C1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई HF। जो डेल्टा टी है वो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करके निकलता है। तो 650 को माइनस कर लेंगे ज़ीरो से तो आपके पास 650 आ जाएगा। तो डेल्टा टी तो आपके पास हो गया 650। C1 स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन है, आयरन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो स्पेसिफिक हीट भी आयरन की लेंगे। ये आपका बराबर होता है 499.8 जूल पर ग्राम पर केल्विन के। और HF जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, किसका, वाटर का, आइस का। और ये कितना होता है, ये आई थिंक सो 23360 करके कुछ होता है, 2 3 एक मिनट, 0 0 33 2333 जो C है वो ये होगा, और जो HF है वो होगा 33600। ठीक है सर, ये लिखना हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट लिखा हुआ देगा। अगर पेपर में सवाल आएगा ना तो आपको लिखा हुआ देगा कांस्टेंट। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ, बुक वालों ने भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बुक मौजूद होती है, बुक में से देख के आप लिख सकते हैं। पूरा 500 ले लो, राउंड ऑफ कर लोगे तो 500 ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस पूरे को सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब याद नहीं करना ही नहीं, हाँ कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपने याद नहीं करनी है, ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। पेज बैक करें। डेल्टा टी T2 T1 माइनस T2 करेंगे, डेल्टा टी यहाँ से कैलकुलेट करें, बड़े को छोटे में से माइनस करेंगे तो 650 से ज़ीरो हो रहा है ना, उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, पहले 650 था अब ज़ीरो हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 650 चेंज हुआ। तो डेल्टा टी 650 है। ओहे, इतना आसान वेरी गुड, दोबारा समझा दें। देखो भाई, आपको दिया हुआ उसने एक आयरन ब्लॉक, जिसको उसने गरम गरम भट्टी फर्नेस से निकाला, उसका जो टेम्परेचर है वो 650 है, ठीक है जी। उसको उसने प्लेस कर दिया आइस ब्लॉक के ऊपर। अब जाहिर है जब वो आइस के ऊपर प्लेस करेगा तो आइस फ़ौरन से पिघलना शुरू हो जाएगी। अब वो ये कहता है कि आइस इतनी थी कि वो पिघले जा रही थी, लेकिन टेम्परेचर अपना इंक्रीज़ नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना, आइस वाटर अगर मौजूद है, आइस वाटर, तो जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती उस वक्त तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो अभी आपसे कहता है कि भाई वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा था,
तो एक हीट लॉस कर रहा है, एक हीट गेन कर रहा है। जो हीट लॉस कर रहा है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, 650 से ज़ीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि आइस उसका टेम्परेचर उससे छीन रही है। अब वो उससे टेम्परेचर छीन के कर क्या रही है, उससे हीट छीन के कर क्या रही है, अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही बल्कि अपनी स्टेट चेंज कर रही है, सॉलिड से लिक्विड बन रही है। तो हीट लॉस जो हो रही है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, वो टेम्परेचर चेंज के फॉर्मेट में हो रही है, और हीट गेन जो हो रही है वो सेकंड ऑब्जेक्ट से, वो स्टेट चेंज होने के स्टेट पे हो रही है। तो अगर हम इसके फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.93, जो कि सही आंसर है। इसी से रिलेटेड और न्यूमेरिकल भी हैं, एक और मैं कराऊंगा, उसके बाद जो एग्जाम्पल है फिर वो आप लोग करना। 2011 का जो पेपर है उसके अंदर ये सवाल आया हुआ, तो वो आप लोग करोगे तो क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आता है। सही आंसर है। सर क्लास के एंड में एक बार जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक, ठीक है, टॉपिक में आप लोग क्लास के एंड में बता दें। C1 कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, ये आपको देगा, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या है इसमें? सर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज क्यों होगी? कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल पे, अगर मटेरियल चेंज होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने आयरन की बात करी है तो उसकी वैल्यू अलग थी, अगर कॉपर की बात कर रहा होता तो फिर ये थोड़ी होगी कांस्टेंट की वैल्यू। कॉपर के हिसाब से उसका स्पेसिफिक हीट अलग है, हर किसी का स्पेसिफिक हीट अलग होता है। स्पेसिफिक हीट वो हीट है जिससे उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। यूँ सपोज करो जैसे किसी को गुस्सा दिलाने के लिए जो रिक्वायर्ड है, अब किसी बंदे को आप गुस्सा दिला रहे हो, सपोज करें एक जो पठान है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उसका स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत कम है, हल्का सा आप उसको कुछ बोलो उसको गुस्सा आ जाएगा। और जैसे सिंधी भाई हमारे बहुत मीठे होते हैं, उनको गुस्सा थोड़ा देर से आता है। ठीक है, तो हर किसी का जिस तरह गुस्से का लेवल होता है, हर किसी का कांस्टेंट अलग होता है, इसी तरह मटेरियल टू मटेरियल आपका स्पेसिफिक हीट भी वैरी करता रहता है। हाँ, क्वेश्चन में नहीं दिया, ये बात मैं आपकी एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक में से सवाल उठाया और बुक मौजूद है तो उसमें से आप कांस्टेंट देख सकते हैं। एक्चुअल में आपको ये दिया जाएगा जब पेपर में बोर्ड में सवाल आएगा तो उसमें दिया जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलें, उसमें भी नहीं है। नहीं नहीं, बोर्ड का जो सवाल आएगा उसके अंदर लाजमी होगा, 5 ईयर के अंदर जो सवाल है ना मैं दिखाऊंगा उसके अंदर होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा अगला सवाल देखें। अगला जो सवाल है हमारा, जिसके अंदर आपसे कह रहा है डेटा अगर हम बनाने के लिए जाएँ इसको समझते भी रहिएगा साथ साथ, ताकि डेटा भी आपका कंप्लीट हो जाए। ज़रूरी नहीं कि कॉपी करें, कॉपी तो बाद में भी कर सकते हैं। इस सवाल में आपसे कहता है, अ 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज़ हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मेरे पास ये मेटल का पीस है, ठीक है, कितना है 50 ग्राम, तो मैंने ले लिया जो M1 है, जो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास है, मेटल का जो मास है वो M1 मैंने मान लिया, और वो कितना है 50 ग्राम, इज़ हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, मैंने इसको मान लिया सपोज करो T1, कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपसे कहता है एंड देन ड्रॉप इनटू कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास। इसको कॉपर कैलोरीमीटर में डाल देते हैं। कैलोरीमीटर आपका एक कप होता है जी के, जो कॉपर का बना हुआ होता है, उसके अंदर ये इसको प्लेस कर देता है। अच्छा, जिस कॉपर के कैलोरीमीटर के अंदर ये इसको प्लेस कर रहा है
इस कॉपर के कैलोरीमीटर का जो मास है वो कितना है 400 ग्राम। तो अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया है ना, तो सेकंड ऑब्जेक्ट के मास को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, M2 से। कितना है इसका मास है 400 ग्राम, कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर। और जो कैलोरीमीटर है इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर पानी मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया पानी आपके पास तीसरा मटेरियल आ गया है, तो M3 आ जाएगा और उसका मास कितना है, वो भी 400 ग्राम ही है। दोनों का मास जो है क्या है, सेम। अब आपसे कहता है इनिशियली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो वाटर है और जो कैलोरीमीटर है इन दोनों का टेम्परेचर इनिशियली कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। तो इसको मैं T2 भी कह सकता हूँ, T3 भी, बजाय T2 T3 कहने के मैंने इसे कह दिया T डैश, कि T डैश जो है वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो मेरा वाटर है, जो मेरा कॉपर का कैलोरीमीटर है, ये एक ही टेम्परेचर पे है, जबकि जो मेरे पास आयरन का जो किसी भी मेटल का पीस है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इनको हमने मिक्स कर दिया। अब अगर इनको मिक्स कर दिया तो भाई अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे ना। एक हीट लॉस करेगा और दो बंदे हीट गेन करेंगे। हीट लॉस कौन करेगा, वो मेटल का पीस। और हीट गेन कौन करेगा, आपका वाटर और आपका कैलोरीमीटर। क्योंकि जब वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो वो कैलोरीमीटर भी ट्रांसफ़र करेगा, जिसके कैलोरीमीटर के ऊपर अंदर वो रखा हुआ है। तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी वही हो जाएगा जो वाटर का टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों अपने टेम्परेचर को चेंज करेंगे। अब कहता है इफ़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ 22.5। अब जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो कौन सा टेम्परेचर होता है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। के पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक हो गया है और वो हमारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है, और टी ई हमें दिया हुआ है 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रिक्वायर्ड क्या है, आपसे कह रहा है फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। तो जो मेटल की स्पेसिफिक हीट है वो बता ही नहीं रहा कि मेटल कौन सा है, कह रहा है उसकी स्पेसिफिक हीट मालूम करें। तो मेटल की स्पेसिफिक हीट को मैं 1 से रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि मेटल के मास को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके टेम्परेचर को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसकी स्पेसिफिक हीट को किससे रिप्रेजेंट करूँगा, 1 से। दूसरी तरफ जो इसने मुझे गिवन किया है, कह रहा है कॉपर की स्पेसिफिक हीट को मैं C2 से रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि C2 मैंने कॉपर को सपोज करा था, मास 2। तो C2 इसने मुझे दिया हुआ है 386 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। और वाटर की स्पेसिफिक हीट को C3 से रिप्रेजेंट करूँगा। थर्ड ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर आ गया, थर्ड मटेरियल जो मेरे पास आया था वो वाटर था। तो ये 4200 विद द सेम यूनिट। तो ये सिर्फ इतना पोर्शन है मैंने आपको बताया, ये इसका डेटा है विद द डायग्राम। और यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लगेगा। और ये भी समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में टेम्परेचर जो चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आपका टेम्परेचर लॉस कर रहा है, बाकी के दो ऑब्जेक्ट टेम्परेचर को गेन कर रहे हैं, तभी तो वो 22.5 के ऊपर जा रहा है फाइनल टेम्परेचर। ठीक है जी। तो अगर इसके फार्मूले को हमने ड्राइव करना है तो इसका फार्मूला किस तरह ड्राइव किया जाएगा, वही फर्स्ट कंडीशन, हीट लॉस कर रहा है अगर आपका एक ऑब्जेक्ट, तो हीट गेन कर रहे होंगे आपके बाकी के ऑब्जेक्ट। अब हीट लॉस जो कर रहा है वो तो एक ही ऑब्जेक्ट, तो मैंने उसके लिए कह दिया डेल्टा Q1। और जो हीट गेन कर रहे हैं वो दो ऑब्जेक्ट है, तो मैंने कह दिया डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3। यानी कि एक कॉपर हीट गेन कर रहा है, ये मैंने कॉपर के लिए लगा दिया, ये मैंने वाटर के लिए लगा दिया, क्योंकि ये दोनों हीट गेन कर रहे हैं। और लॉस सिर्फ ये एक ही कर रहा है, कौन, मेटल, जिसका मुझे पता ही नहीं कि कौन सा मेटल है, उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर नोट करें तो कहीं पर भी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, मेटल अपना टेम्परेचर लॉस कर रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जो दो ऑब्जेक्ट हैं कॉपर और वाटर, ये अपना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो तीनों में एक ही फार्मूला लगेगा, और वो किसका लगेगा, स्पेसिफिक हीट का, टेम्परेचर चेंज वाला, और वो है M1 C1 डेल्टा टी। यहाँ पे क्या लगेगा, M2 C2 डेल्टा टी डैश प्लस M2 M3 C3 डेल्टा टी डैश। अब मैंने यहाँ पर डेल्टा टी लगाया, जबकि यहाँ पर डेल्टा टी डैश और यहाँ पर डेल्टा टी डैश लगाया। इसकी क्या वजह है, क्योंकि दोनों का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बराबर नहीं है। और ये बात मैंने आपको बताई थी। नहीं, उसने ये नहीं कहा रायान साजिद कि वाटर जो है वो आपका जो है वो गैस बन रहा है।
जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तब गैस बनेगा ना। 100 तो उसका टेम्परेचर है, जब उसने टेम्परेचर लॉस करना शुरू किया तो उसका 100 से डिक्रीज होकर 90 हो गया, 80 हो गया, फिर 22.5 हो गया। तो इस पर तो आपका वाटर स्टीम नहीं बन सकता ना, तो उसकी चेंज ही नहीं हो सकती, इतने टेम्परेचर पे कहाँ होती। उसने वाटर का टेम्परेचर 20 से 22.5 कर दिया और 22.5 के ऊपर वाटर स्टीम नहीं बनता। तो यहाँ स्टीम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जब डेल्टा टी की बात करेंगे तो वो जो मैंने डेल्टा टी वाली बात आपको बताई थी ना, वो ऐसे ही नहीं बताई थी, मैंने इसलिए बताई थी कि डेल्टा टी बहुत अहम है इस टॉपिक में। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ डेल्टा टी यहाँ पर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में डेल्टा टी आपका क्या होगा, तो आप हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो आपको मालूम है कि आयरन जो है उसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आयरन का टेम्परेचर 100 से 22.5 की तरफ गया। तो इसका मतलब इसका इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था, फाइनल टेम्परेचर कम था। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे T1 माइनस टी ई। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम इसके लिए है और इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है इसके लिए। दूसरी तरफ अगर मैं वाटर की बात करूँ या कॉपर की बात करूँ, दोनों के लिए सेम ही है सिचुएशन। और वो सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन ये है कि इनिशियल टेम्परेचर जो वाटर का था वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या जो कॉपर का था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल कितना हो गया 22। तो इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर, जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और जो इनिशियल टेम्परेचर टी डैश जिससे कहा था वो कम है। तो यहाँ पर मैं करूँगा टी ई माइनस टी डैश। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हुआ है, यहाँ पर भी क्या करूँगा टी ई माइनस टी डैश। ये आपका एक लंबा चौड़ा फार्मूला बन गया। इस फार्मूले में जो मुझे कैलकुलेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ C1 है। और C1 कैलकुलेट करने के लिए बाकी की दो दो चीज़ें इसको मैं कहाँ भेज दूँगा, डिवाइडर भेज दूँगा। तो मेरे पास फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा, फाइनल फार्मूला मेरे पास बन जाएगा C1 इज इक्वल टू M2 C2 टी ई माइनस टी डैश, ये डैश नहीं ठीक है, प्लस M3 C3 टी ई माइनस टी डैश डिवाइडेड बाय M1 T1 माइनस टी ई। इस पूरे फार्मूले को आप अप्लाई करके C1 स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल की वैल्यू क्या आएगी, जूल पर किलोग्राम टू केल्विन यूनिट आएगी। और वैल्यू क्या आएगी ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताना। ठीक है जी। ये उस टॉपिक से रिलेटेड सबसे डिफरेंट न्यूमेरिकल था, और इससे भी डिफरेंट न्यूमेरिकल जिसके अंदर वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मालूम करने का कह रहा है। आपकी पेपर के अंदर जो सवाल आया था वो 2011 में, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरह का सवाल था। वो आप लोगों ने फिर होमवर्क में सॉल्व करना है। बाकी जो है टेस्ट यहाँ तक आएगा, जो आपने उससे का टॉपिक वगैरह बता दें टेस्ट के, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको कॉपी कर लो, मास को कन्वर्ट कर लो, अच्छी बात है, किलोग्राम में ले आओ, 1000 से डिवाइड कर लो। और डेटा वगैरह वेरीफाई करना है तो पहले डेटा देख लो तसल्ली से, किस तरह इसका डेटा बना है। अच्छी तरह तसल्ली से न्यूमेरिकल के एक एक लफ्ज़ को बढ़ के वेरीफाई करो। सर C2 सर और C3 क्या होंगे, अच्छा जी हाँ, C2 और C3 गुड क्वेश्चन। C2 जो है वो आपको यहाँ दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर जो है वो C2 होगा, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो C3 होगा, क्योंकि हमने वाटर के लिए 3 का लफ्ज़ यूज़ करा, 3 का सफिक्स यूज़ करा है, और कॉपर के लिए हमने 2 का सफिक्स यूज़ करा, जबकि मेटल के लिए 1 यूज़ हो रहा है।